तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 का मॉडल सेट, जो हम लोग का सेकंड टर्म एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कोई टर्म का एग्जाम नहीं लिया गया है, लेकिन सेकंड टर्म का मॉडल सेट हाल फिलहाल में निकला है, एक दिन हुआ है निकला हुआ। तो आज हम लोग बात करने वाले, डिस्कस करने वाले सेकंड टर्म का जो मॉडल सेट है हिंदी इलेक्टिव, उसका जो सेट 1 है। आज हम लोग पूरा उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं, पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले कुछ निर्देश दिया हुआ है, तो उसको कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दें। ठीक है, जो स्टूडेंट विद्यार्थी रहेंगे वो अपनी ही शैली, अपना ही भाषा में उत्तर दें। जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो अपना ही भाषा में आंसर दें। इस प्रश्न पत्र खंड है कि इस प्रश्न पत्र जो है ना, इसके खंड बाय खंड है। सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी जितने भी खंड है इसका प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांत में अंकित है। ठीक ना, इसका जो जितने भी प्रश्न है सबका निर्धारित अंक दिया गया है। तो ठीक है ना, तो देख लेते हैं वो क्या दिया हुआ है। प्रश्नों के उत्तर के उसके साथ दिए निर्देशों का आलोक में ही लिखें। मतलब जो जिसमें दिया हुआ है, जैसे अथवा भी क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन का अथवा भी दिए हैं, तो वही जो क्वेश्चन है उसी का अंदर में ही लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं ये जो अपठित गंधांश है, मैंने पढ़ लिया है, आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका अथवा भी क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को अथवा बताने वाला हूँ। अथवा जो अपठित गंधांश, आप इसको भी दे सकते हैं, देख लीजिए। इसको जो अपठित गंधांश है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं अथवा वाला हल करने वाला हूं, तो अथवा वाला को देख लेते हैं क्या है इसमें। दिवासावसन का समय, ठीक ना। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे में क्या लिखा हुआ है। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे त्रिमारांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके उधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। ये तो आप लोग गद्यांश पढ़ लिए। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेते हैं। पद्यांश में किस समय का वर्णन है। जो ये पद्यांश है वो किस समय का वर्णन है, तो किस समय का वर्णन है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ मैंने टाइप करके लिख दिया है, क्योंकि आप लोग के लिए आंसर में टाइप करके लिखा हूँ। तो देख लेते हैं आंसर। पद्यांश में किस समय का वर्णन है। अभी हम लोग पढ़ें कि दिवासावसन का दिन मतलब दिन के समाप्ति के टाइम, दिन के समाप्ति का समय था। ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि यहाँ आसमान से किसके उतरने की बात कही गई है। तो हम लोग पढ़ेगा पद्यांश में किसके उतरने की बात की गई है। संध्या सुंदरी की उतरने की बात कही गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौ नंबर 1 नंबर का गौ नंबर देख लेते हैं। त्रिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास का आशय क्या है। संध्या के समय किसी भी प्रकार का चंचलता नहीं दिखाई पड़ना, नहीं दिखाई देना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क ख ग तीनों का हल मैंने कर दिया। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट डाउन भी कर लें। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा नंबर क्या पूछा कि अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। ये आप लोग का अभिव्यक्ति और माध्यम रचनात्मक लेखन से है, मतलब लेटर वगैरह से है, निबंध है। तो ये इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक ना। इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है, क ख ग। तो आप लोग को 2 ही का देना है। एक क्वेश्चन में 5 नंबर और एक क्वेश्चन में 5 नंबर। आपको 2 क्वेश्चन में 10 नंबर मिलेगा, तो आपको दो ही में देना है। तो देख लेते हैं। अनुशासन अथवा महिला शक्तिकरण पर निबंध लिखे। अनुशासन अथवा महिला शक्तिकरण, आप एक ही पर निबंध लिखिए। जो है अनुशासन पर लिखिए चाहे महिला शक्तिकरण पर लिखिए। तो मैंने अनुशासन पे बताया है, तो चलिए अनुशासन का निबंध पहले देख लीजिए आप लोग। तो चलिए अनुशासन का निबंध जो हम लोग हैं स्टार्ट करते हैं। तो अनुशासन, ठीक ना। अनुशासन, हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। जो हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसका जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक ना। तो आगे पढ़ते हैं। अनुशासन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हम सुखी जीवन कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो हम सुखी जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन में, कि हम खुश रह सकते हैं। अनुशासन जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अनुशासन के बिना कुछ नहीं होने वाला है।
फिर चाहे वो हमारा दैनिक दिनचर्या हो या स्कूल, खेल का मैदान, कार्य क्षेत्र या कोई अन्य कार्य। आपका स्कूल हो, चाहे दैनिक दिनचर्या हो या स्कूल, खेल के मैदान हो, खेल के मैदान में भी आपको नियम, कायदे, कानून का पालन करना पड़ता है। इसीलिए अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुशासन सही तरीके से जीवन जीने का एक कला है। अनुशासन जो है सही तरीके से एक जीवन जीने का कला है, जो जिसको शैली बोला जाता है। यदि हम अनुशासन का पालन ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है, अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक ना। देख लेते हैं अनुशासन का अर्थ। अनुशासन का अर्थ, अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, हुआ है। ठीक ना। अनुशासन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द देख लेते हैं। अनु का अर्थ है पालन तथा शासन का अर्थ है नियम। अनुशासन, ठीक ना। अनुशासन अनुशासन, अनु का अर्थ है पालन तथा शासन का अर्थ है नियम, अर्थात नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अनुशासन इस मनुष्य का जीवन निरर्थक है। जो जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है उसका जीवन निरर्थक वाक्य की तरह है। ठीक ना, निरर्थक पूर्ण है। तो चलिए, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को है इसका हल मैंने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई ना होने से उत्पन्न कठिनाइयों को बतलाते हुए विद्यालय को प्रधानाचार्य को समाधान हेतु पत्र लिखें। जो आपके कक्षा में अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं हो रही है, यानी इकोनॉमिक्स की टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक ना, तो आप HM मतलब हेडमास्टर जो प्रधानाचार्य पर पत्र है, प्रधानाचार्य है जो, उसको आपको पत्र लिखने को बोल रहा है समाधान हेतु। तो चलिए, मैंने लिखा है ये ख नंबर का मैंने आंसर नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, नीचे ख नंबर का आंसर देख लेते हैं। हाँ, पत्र लेखन जो मैंने आपको बताया, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय पूरी टुंडी। यह विषय यहाँ पे होगा, लेकिन टाइप की मिस्टेक के चलते थोड़ा नीचे आ गया है। कोई बात नहीं, मैं विषय यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे विषय होगा, विषय के बाद ऐसे डंटी आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ ही रहे हैं। आप लोग यहाँ अपना स्कूल का नाम दे सकते हैं। मैंने अपना स्कूल का नाम दिया है, आप लोग अपना स्कूल का नाम दे सकते हैं। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। महोदय, कारण यह है कि हमारी कक्षा में अर्थशास्त्री कोई भी शिक्षक ना होने से हम सभी विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई हो रही है और परीक्षा भी नज़दीक में है। अभी तक अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं हुई है, अतः हम सभी छात्रों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू की जाए। मतलब जो बच्चा लोग का भविष्य, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना कठिनाई को बताकर भी। तो अतः आपसे नम्र निवेदन यह है कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करने की कृपा करें। उसके बाद आप लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी, जो आपका नाम है, वर्ग में जो जितने क्लास में आप पढ़ते हैं, दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। तो चलिए, जो हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसमें दो ही क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन थे, बट दो ही क्वेश्चन के आंसर देने बोले थे, 5-5 नंबर का तो दोनों। तो चलिए आप तीसरा नंबर खंड गौ का बात कर लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक सप्रसंग का व्याख्या कीजिए। इसमें 2 प्रसंग है, मैंने एक ही लिखा है, क लिखा है, ख को मैंने छोड़ दिया है, तो मैंने कोई बनाया है। एक ही देना है आंसर, इसीलिए मैंने कोई बनाया है। तो इसमें एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मैं जानहूँ निज नाथ सुबाहु, अपराधियों पर कहूँ ना काहू, मोह पर कृपा स्नो विशाखी, खेलत खुनिस ना कबहू देखी। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोग को। ये संस्कृत में है, इसको अनुवाद व्याख्या करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए मैं व्याख्या करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। भरत अपने अग्रज श्री राम के सरल स्वभाव को भली भांति जानते हैं। जो भरत हैं, राम का छोटा भाई, तो भरत अपने अग्रज श्री राम के सरल स्वभाव को जानते हैं। भरत प्रभु श्री राम के सरल स्वभाव की पृष्टि में एवं कथन कहते हैं कि मैं जानहूँ निज नाथ शुभ, अर्थात भरत अपने स्वामी भाई राम के सरल स्वभाव को भली प्रकार से जानते हैं। इस कथन के माध्यम से भरत श्री राम के स्वभाव की विशेषता उजागर करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कभी छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। श्री राम तो सदैव सभी प्रति निश्छल प्रेम भाव रखते हैं।
इसमें भरत व्याख्या कर रहे हैं अपने श्री राम भाई के बारे में कि मेरे भाई कभी भी छल कपट नहीं करते हैं, वो किसी को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। वो और भी उसकी श्री राम पे जो ऐसा है कि अगर वो खेल खेल में श्री राम अगर खेल खेल में कोई श्री राम से हार जाते हैं तो श्री राम जी उसको जिता देते हैं, वो खुद हार जाते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे क ख ग 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 ही को देना है। एक क्वेश्चन में 3 नंबर और एक क्वेश्चन में 3 नंबर, यानी आपको टोटल कितने होंगे 6 नंबर। 6 नंबर यहाँ मिलने वाले हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन में ही 6 नंबर मिलेंगे, 3-3 करके। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि माघ महीने में बिरयानी को क्या अनुभूति होती है। ठीक है ना, माघ का जो महीना है बिरयानी को क्या अनुभूति होता है, इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर क्या है, माघ मास के शब्द ऋतु का सर्वाधिक कपकपा देने वाला महीना है। जो माघ मास का जो महीना है सर्वाधिक कपकपा यानी ठंडा, जो कपकपा हम लोग ठंडा का महीना में देखते होंगे कि ठंडा हम लोग को लगता है तो आप लोग धूप धूप में जाके खड़ा होते हैं, तो वही उसको कपकपा टाइप का लग रहा है कि देने वाला ये जो महीना रहता है माघ मास का, वो कपकपाने वाला महीना रहता है। इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। जो सर्दी होता है ये अपना चरम सीमा पर होता है। सर्दी की अधिकता के कारण पाला पड़ने लगता है, पाला भी पड़ने लगता है। सर्दी अगर अधिक बढ़ जाता है तो पाला भी पड़ने लगता है। बिरयानी को नायिका को माघ मास में विरह की मोर में झेलना मृत्युकाल लगता है, और इसको मरण के समान यानी मृत्युकाल यानी मरना मरण के समान इसको लगता है। ठीक ना, तो आगे बात कर लेते हैं। नायिका के अनुभव होता है कि उसके पति के बिना वो सर्दी का छुटकारा नहीं पा सकती, मतलब उसका जो पति है, पति के बिना उसको नहीं लगता कि वो जो सर्दी से छुटकारा पा सकती है। दूसरी ओर नायिका को काम भाव भी सताने लगती है, जो उसका काम भाव है उसका भी सताने लगता है। ठीक है ना, तो अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि नायिका सर्दी की रातों में पति के मिलन के लिए तड़प उठती है। जो नायिका है वो पति से मिलने के लिए रातों में तड़प उठती है। माघ मास में वर्षा आने से पहले नायिका के कपड़े गीले हो जाते हैं। तो हमारे ये जो क का आंसर यहाँ समाप्त होता है, और मैंने उसके बाद ग का आंसर बनाया है। ख का आप लोग ख का भी बना सकते हैं। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती थी। आप इसका भी बना सकते हैं या ग का भी बना सकते हैं। तो मैंने ग का बनाया है। ग में क्या कह रहा है, कवि ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ग नंबर का आंसर देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कवि को अपनी प्रेयसी सुजान के दूरदर्शनों की काफ़ी लंबे से इच्छा है। उसकी प्रेमिका उससे मिलने के झूठे वादे करती है। इससे कवि उदास हो जाता है और कवि आश्वासनों पर विश्वास करते करते उसके आने की प्रतीक्षा करती है। बुरी तरह थक गया है। कवि को लगता है कि अब उसके प्राण निकलने को है। उसके प्राण होठों तक आकर ठहर गए हैं। वो होठों पर आके इसलिए अटके हैं ताकि सुजान के संदेशों को लेकर ही निकले। मतलब जो सुजान है, सुजान प्रेमिका, जो कवि है कवि की जो प्रेमिका है उसका नाम है सुजान। सुजान जो है कवि को छोड़ के चला गया है। ठीक ना, ये घनानंद वाले चैप्टर से हैं, रिलेटेड हैं क्लास 12th में। तो सुजान कवि को छोड़ के चला गया है, तो वही कवि अपना अनुभव दे रहा है कि मेरे को छोड़ के चला गया, क्या उसका फीलिंग है, जो फीलिंग वो अपना फीलिंग बता रहा है कि उसका वेट कर रहा है। सुजान बोला था कि आएंगे मिलने के लिए कवि से, लेकिन आया नहीं। तो बस उसी तरह जो कवि है वो अपना व्याख्या कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दें। ठीक ना, यहाँ भी 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं, 3 है, क ख ग। आपको 2 ही देना है। इसमें भी 3-3-6, एक प्रश्न के 3 नंबर है और एक प्रश्न के 3 नंबर है, मतलब 2 प्रश्न में 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो मैंने क का पहले बनाया है आंसर, तो पहले क का बनाया है और शायद ग का बनाया है। तो पहले क का आंसर देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लोमड़ी शेर के मुंह में स्थित रोजगार दफ्तर दरख्वास्त देने के लिए स्वेच्छा से जा रही थी। मतलब जो शेर है, शेर का जो आसपास जो उसका पड़ोसी है उसको बहका रहा था लोमड़ी को कि शेर का मुंह में
खजाना है, दफ्तर। शेर का मुंह में घास का मैदान है। चाहे कुछ भी बहका के लोमड़ी सोच रही थी कि शेर का मुंह में यानी मतलब रोजगार है, कुछ भी खाने का सामान है, मतलब अंदर शेर का मुंह में, तो उसको बहकाने के कारण से लोमड़ी शेर के मुंह के अंदर चले जाते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा रखिए। अमजर से आप क्या समझते हैं? अमजर गांव में सुनापन क्यों है? मैंने खो का ही बनाया, गलत से गो का बोल दिया। तो खो का आंसर देख लेते हैं। खो का क्या बोला जा रहा है कि लेखक ने नवा गांव के निकट अमजर अमजर नामक गांव का जिक्र किया है। इसका नाम आम के पेड़ की अधिकता होने पर मतलब यहाँ पे अमजर किस लिए पड़ा है? यहाँ की जो गांव है, गांव में बहुत सारे आम के पेड़ हैं, इसलिए आम के पेड़ की अधिकता होने पर इसका गांव का नाम अमजार पड़ा, ठीक ना। अमजार यानी आम के मौसम में इस गांव में अत्यधिक आम के पेड़ों से झड़ते हैं, मतलब जो आम के जो मौसम रहते हैं तब अत्यधिक जो आम रहते हैं पेड़ों से झड़ते हैं, ठीक ना। अब अमजार के गांव में अमरोली प्रोजेक्ट की सरकारी घोषणा बाद नौगांव के अनेक उजड़ गए हैं। जो कोई सा प्रोजेक्ट आया होगा, अमरोली प्रोजेक्ट बुलाया जा रहा है यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट के कारण सरकारी घोषणा के बाद गांव के जो अनेक गांव उजड़ गए हैं। मतलब जाहिर से बात है, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, जैसे कि कोई भी औद्योगिकरण लगता है, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आता है, तो गाँव में जंगलों की कटाई होती है और मतलब बहुत से घर बेघर हो जाते हैं। अजगर गाँव में अमजर गांव के लोग जो है वहाँ से पलायन कर गए हैं, मतलब वहाँ से वो लोग जो गांव है उसे छोड़ के चले गए हैं। पलायन मतलब छोड़ के, वो गांव छोड़ के चले गए हैं। इस कारण अब अमजहर में सुनापन छाया है। तो वहाँ पे सभी गांव आज जितने भी जो अमजहर के आदमी थे, मतलब लोग जितने भी रहते थे वहीं पे, वो लोग गाँव छोड़ के चले गए हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे सुनापन अभी छाया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठा नंबर मेरा छठा प्रश्न है। तो छठा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निर्मल वर्मा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखें। ये 2 नंबर का प्रश्न है। ये अथवा में भी है। असगर वजाहत का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो दोनों का मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि दोनों का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है कि निर्मल वर्मा किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखें। तो देखिए, जलती झाड़ी और परिंदे, 2 रचना निर्मल वर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। असगर वजाहत का जन्म 1946 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आप इसे नोट डाउन कर लें, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि कोहिया किसे कहते हैं? आपको नाम सुन के अजीब लग रहा है। कोहिया किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। इसके अथवा में है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक के आशय कीजिए। ये सभ्यता कुछ अपना मालवा सभ्यता चैप्टर से है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट अथवा में एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या पे है। कोहिया एक जल पुष्प है, ठीक ना। कोहिया जो एक जल पुष्प है, इसे कुमुद भी कहते हैं। इस कोकाबली के नाम से भी जाना, जो ये कोहिया है इसे कोकाबली के नाम से भी जाना जाता है। और ये शरद ऋतु में गड्ढे के पानी में होता है। जो शरद ऋतु होते हैं ये गड्ढे के पानी में पनपते हैं। क्या क्या उत्तर भारत में अधिक पाया जाता है? ये उत्तर भारत में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि 8वां नंबर का प्रश्न है। विश्वनाथ है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुए थे? यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है, यहाँ विश्वनाथ होगा, ठीक ना, विश्वनाथ। और अथवा क्वेश्चन में क्या है, आप मालवा में वैसा पानी नहीं गिरा करता था जो उसके क्या कारण, जो मालवा में पहले जो पानी गिरा करता था, ठीक ना, और अभी वैसा पानी क्यों नहीं गिर रहा है, क्या कारण है उसका? तो आइए जानते हैं। इसमें से आपको अथवा में एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं आज आपको जो विश्वनाथ है उस पर क्या अत्याचार होता है वो क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट डाउन करें, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ के बाद जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, कोई भी जाहिर सी बात है कि मेरे बड़े भाई के बाद अगर छोटा भाई बहन अगर ज़रूर आएंगे, तो तब उसके छोटे भाई का कब्जा माँ के दूध पर हो गया। उनका दूध पीना छूट गया। जो
विश्वनाथ है उसका छोटा भाई का जन्म हुआ, तब उसका जो छोटा भाई का जन्म हुआ तो उसका दूध पीना छूट गया। उसके जाहिर सी बात है कि जो छोटे बच्चे को माँ दूध पिलाएगी। जो कवि जो है विश्वनाथ वो बड़े हो गए हैं, छोटा छोटा भाई उसका आ गया तो उसको दूध पिलाना है। उन्हें गाय का दूध पिलाया जाने लगा। जो विश्वनाथ है उसको गाय का दूध पिलाया जाने लगा। छोटे गाय के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगा। जो विश्वनाथ उसको गाय का जो दूध है उसको अच्छा नहीं लगता था। वो जिद करने लगा कि हम गाय का दूध नहीं पिएंगे। विश्वनाथ जो है वो जिद करने लगा कि हम गाय का दूध नहीं पिएंगे, ठीक ना। और उसकी जिद के कारण माँ के स्तनों पर बुकवा का लेप लगाकर दूध पिलाया गया, ठीक है। केसला स्वाद जुबान पर लेते ही विश्वनाथ ने गाय का दूध पीना शुरू किया। जो माँ का जो दूध है उसमें लेप लगाकर बुकवा का लेप लगाकर दूध पिलाया तो उसे केसला स्वाद जुबान पर लगा था, ठीक। जुबान जो उसका स्वाद होता है जुबान पर उसको केसला टाइप का लगा था। तो विश्वनाथ ने गाय का दूध पीना फिर से शुरू कर दिया। विश्वनाथ का माँ का दूध पीना छूटना ही अत्याचार था। जो विश्वनाथ है उसका जो माँ का दूध है उसका छूट गया था, वही उसके लिए अत्याचार था। सो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, मैं आपको पार्ट 2 जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। हमारे इस सुपर कंसेप्ट क्लासेस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह का मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। सेट 2 में जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।